हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। तो आज हमारे इस टॉपिक की 4th क्लास है। ठीक है, तो हमारी ये जो टॉपिक है ये हमारा PDF वाली क्लासेस में चलता है, बोर्ड वाली क्लास में नहीं। ठीक है, तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब आज की क्लास शुरू करने से पहले पहले हम ये जानते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो गाइज, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो संघीय सरकार है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में हमने जान लिया था। तो फिर मैंने ये बोला था कि हम एकात्मक सरकार की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर संघीय सरकार की विशेषताएं भी ली गई हैं और एकात्मक की विशेषताएं भी ली गई हैं। तो संघीय की क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय सरकार से रिलेटेड, वो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज जो हम करेंगे वो हम एकात्मक सरकार के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कुछ आज कर लेंगे, जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? संविधान की एकात्मक विशेषताएं। अब जो हमारा संविधान है, अब एकात्मक सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान के अंदर ही तो ये चीज़ आती है, एकात्मक और संघीय जो आती है। तो ये सब संविधान की तो विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषता है, चलिए वो जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। जो संघीय ढांचा है हमारे संविधान में, जो संघीय ढांचा है उसके अलावा जो भारतीय संविधान है उसकी मतलब एकात्मक या हम गैर संघीय विशेषता भी कह सकते हैं, वो भी हैं। वो कौन सी हैं उनके बारे में। फर्स्ट इज सशक्त केंद्र। अब ये सशक्त केंद्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, चलिए। तो गाइस, सशक्त केंद्र क्या होता है? शक्तियों के विभाजन, सशक्त केंद्र होता है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी विरुद्ध है। जो पावर्स जो बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है सरकार के अंदर, तो वो क्या है? वो क्या है? केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी अलग है। संघीय में ऐसा नहीं है। प्राथमिकता केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय है। तो प्रथमतः जो है, फर्स्टली हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सूची है ना, लास्ट में हमने पढ़ा था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके बारे में। तो जो केंद्र सूची है राज्य के मुकाबले उसमें ज्यादा विषय हैं। ओके, अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है, दूसरा है कि केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। एक तो केंद्र में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं, और दूसरी बात केंद्र में क्या है? केंद्र में राज्य सूची के मुकाबले मतलब ज्यादा विषय हैं, और दूसरी बात है कि जो केंद्र सूची है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तीसरी बात ये आती है कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में केंद्र के ऊपर रखा गया, मतलब समवर्ती सूची में क्या है? केंद्र को ऊपर रखा गया, प्राथमिकता केंद्र को दी गई है। समवर्ती सूची में दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जब कोई भी भेदभाव वाली बात आएगी, है ना, टकराव वाली आएगी, इस तरीके की आएगी, तो जब प्राथमिकता केंद्र को दी जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि तीसरी बात ये आती है कि जो समवर्ती सूची है उसको, उसमें क्या है? केंद्र ऊपर रखा गया। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है। अंततः हम कह सकते हैं कि जो अवशेषीय शक्तियां हैं उनमें भी क्या है? उनमें भी केंद्र प्रमुख है। जबकि अमेरिका में राज्यों में निहित है, जबकि अमेरिका में क्या है? ये कहाँ निहित है? राज्यों में निहित है। ठीक है, अमेरिका के अंदर। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केंद्र को सशक्त बना रहा है। ठीक है, सरकार तो संघीय मतलब संघात्मक विषय को अपनाया हुआ है भारत में, लेकिन केंद्र को सशक्त किस तरीके से बनाया हुआ है वो हम जान रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीटली संघात्मक सरकार है या कंप्लीटली एकात्मक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? राज्य क्या है? अनश्वर नहीं। राज्य अनश्वर नहीं। अब ये क्या होता है? तो इसमें बताया गया है, अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का आधार नहीं है।
भारत के अंदर क्या है, जो अन्य संघ हैं उसके उल्टा है, उसके विपरीत है। जस्ट कि भारत में जो राज्य हैं उनको क्या है, क्षेत्रीय एकता का आधार नहीं है। संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्यों के नाम में परिवर्तित कर सकती है। अब जो हमारी संसद है वो क्या कर सकती है, जो एक तरफा कार्रवाई होती है उनके द्वारा क्या कर सकती है, एक उनके क्षेत्र, सीमा या राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। मतलब संसद क्या है, राज्य क्या है, अस्थिर है। क्यों है अस्थिर? संसद क्या कर सकती है, किसी भी राज्य की क्या है, सीमा घटा सकती है, बढ़ा सकती है ना, या फिर राज्य के जो नाम है उनमें परिवर्तन कर सकती है। तो अर्थात क्या है, उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह भारतीय संघ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। भारतीय संघ जो है वो क्या है, नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। मतलब राज्य तो नश्वर है लेकिन संघ क्या है, वो अनश्वर है। दूसरी तरफ जो अमेरिका संघ है वो क्या है, अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र। अमेरिका के अंदर क्या है, राज्य की जो सीमाएं हैं उनको घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, और साथ ही साथ क्या नहीं कर सकते, साथ ही साथ उसमें क्या नहीं कर सकते, जैसे भारत में कर सकते हैं राज्यों का नाम में परिवर्तन। मतलब संसद को इतनी पावर्स नहीं है। अमेरिका में क्या है, राज्य के पास भी पावर्स हैं। ठीक है, तो अमेरिका संघ क्या है, अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है, हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा एकल संविधान। अब ये एकल संविधान क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो एकल संविधान होता है कि सामान्यतः एक संघ में राज्य को केंद्र से हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। सामान्यतः क्या होता है, जो एक संघ है, एक संघ में जो राज्य है, राज्य को क्या है, केंद्र से हटाकर, राज्य को क्या है, केंद्र से हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारत में क्या है, भारत में क्या क्या कहा गया है, भारत में, एक मिनट में ये देखती हूँ, हाँ ये सही है, इतर ही है। तो भारत में क्या है, इससे इतर क्या है, राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है, जबकि भारत में इस तरीके से कोई नहीं है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्य का भी है। जबकि भारतीय संविधान जो है वो केंद्र का ही नहीं बल्कि राज्य का भी है, स्टेट का भी है। तो हम आगे क्या कह सकते हैं कि राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर एक अपवाद था जिसका अपना पृथक संविधान था। मतलब कि ऐसा नहीं है, एकल संविधान का मतलब है तो ऐसा नहीं है कि राज्य का संविधान अलग है या केंद्र का संविधान अलग है। एक ही है संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। केवल एक अपवाद है, जम्मू और कश्मीर, जो कि अब क्या है, यूटी में कन्वर्ट हो गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसका क्या है, उसका खुद का अपना संविधान था। ठीक है, इसके बारे में भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जानेंगे अच्छी तरीके से। तो उसका खुद का अपना एक संविधान था। ठीक है, ये एक अपवाद था जिसका अपना एक पृथक संविधान था, इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि संविधान का लचीलापन। अब जो संविधान है उसका जो लचीलापन है वो क्या बताता है, वो क्या जानकारी देता है। वो क्या कहता है कि अन्य संघीय प्रणाली, ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, ये संघ है, क्या है, संघ है। तो अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। जो अन्य और जो देश हैं उनकी जो संघीय प्रणाली है उसकी तुलना में देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो कम कठोर है, इतनी कठोर नहीं है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। संविधान का एक बड़ा हिस्सा है ऐसा है जिसको क्या है, संसद के द्वारा, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा साधारण या फिर विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, यानी क्या है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। यानी कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन है उसकी शक्ति केवल किस में निहित है, केवल केंद्र में निहित है। अमेरिका में
राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर राज्य भी क्या इंडिया जैसा नहीं है। अमेरिका के अंदर अगर यदि कोई संशोधन होना है किसी भी तरीके का अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होना है किसी भी तरीके का, तो जो अमेरिका के अंदर जो राज्य है ना, स्टेट्स जो हैं, वो भी इस तरीके का प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, बल्कि जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा 5वें नंबर पर, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। अब जो राज्य प्रतिनिधित्व है उसमें समानता का अभाव किस तरीके से, चलिए वो जानते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब जो राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर ही जो राज्यसभा है उसमें क्या प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अतः सदस्य में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अतः जो सदस्य हैं उनमें 1 से लेकर 31 तक की भिन्नता है अमेरिका में। जबकि अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। जबकि अमेरिका में क्या बताया गया है कि जो राज्य हैं, जो राज्य के जो प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर को क्या दिया जाता है, उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। कहाँ के संविधान में, अमेरिका के संविधान में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2। तो अमेरिकी जो सीनेट है, जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, अमेरिका की पार्लियामेंट को सीनेट के नाम से जानते हैं। जैसे इंडियन पार्लियामेंट है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं, तो ऐसे ही अमेरिका में जो है उसको सीनेट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो भी मैं करा दूंगी। तो आगे बताया गया है, यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। यह सिद्धांत एक तरीके से देखा जाए कि जो छोटे राज्य हैं, छोटे स्टेट्स हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच के समान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा आपातकालीन उपबंध। अभी आपातकालीन उपबंध क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपातकालीन उपबंध होता है कि संविधान 3 तरह से आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। अब जो हमारा संविधान है वो 3 तरीके से आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा पहला क्या है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्य और तीसरा है वित्तीय आपात। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं। जब इमरजेंसी होती है उस टाइम पे क्या होता है, केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। और राज्य क्या है, पूर्ण कंप्लीटली किसके नियंत्रण में आ जाते हैं, केंद्र के नियंत्रण में। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है फिर, इस तरीके की सिचुएशन जो संविधान में जो संघीय ढांचा है उसको एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। तो इस तरीके की व्यवस्था किसी अन्य संघ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। तो बाकी का जो बच गया है, जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है, मतलब इस तरीके से ही है। अभी काफ़ी सारे रह रहे हैं, 8-9 रह रहे हैं, अभी 8-9 विशेषताएं अभी रह रही हैं। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल पढ़ सकें। गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। मैं रोज़ रोज़ बोलती हूँ गाइस, किसी की भी कोई भी सजेशंस हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरे कंटेंट से कोई प्रॉब्लम हो, या मैं बोर्ड पे जो क्लासेस बनाती हूँ उनसे कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।